आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इससे पहले वाली जो क्लास ली थी उसके अंदर आपको कंपोजिशन ऑफ डीएनए के बारे में बताया गया था कि डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। ये जो तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं और जो ये न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं इनके जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए की संरचना का निर्माण करती है। यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपको ये बताया गया था कि जो पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन युक्त जो शुगर होगी उसे पेंटोज शुगर कहेंगे। तो जो ये पेंटोज शुगर है इसमें आप देखिए नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ये जो है ये पेंटोज शुगर और जो ये नाइट्रोजनस बेस है ये दोनों मिलकर बना रहे हैं NS, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब अगर इनका तीसरा साथी और आ जाए, मतलब पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस तो है ही, तो न्यूक्लियोसाइड बन ही रहा है, लेकिन साथ में अगर P भी आ जाए, फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाए, तब इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरे नंबर का न्यूक्लियोटाइड, ये पहले नंबर का न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरे नंबर का न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, फिर 5वें नंबर का। तो ऐसे बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फेट ग्रुप से जुड़कर, यहाँ पर देखिए दो न्यूक्लियोटाइडों को कौन जोड़ रहा है? फास्फेट ग्रुप जोड़ रहा है। ये फास्फेट ग्रुप जोड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए दो न्यूक्लियोटाइडों को कौन जोड़ रहा है? फास्फेट ग्रुप जोड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। दोनों न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं के जो नाइट्रोजनस बेस है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के जो अपन बोल सकते हैं नाइट्रोजन युक्त जो शर्कराएं हैं, जो नाइट्रोजनस बेस है, वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। यहाँ पर जो आपको ये बंध दिख रहा है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पर डीएनए के अंदर 2 प्रकार की नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है, 2 प्रकार की नाइट्रोजन युक्त शर्कराएं पाई जाती है, प्यूरीन और पिरिमिडिन्स। प्यूरीन 2 प्रकार की है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन्स 2 प्रकार की है, साइटोसिन एवं थाइमिन। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाई जाती है। अब हम इस डीएनए की स्ट्रक्चर को और ध्यानपूर्वक देखेंगे ठीक प्रकार से। बिल्कुल इधर आप देखिए डीएनए की वैसे बहुत सी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने डीएनए की अलग अलग स्ट्रक्चर दी है, अलग अलग संरचनाएं दी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जो सबसे ज़्यादा मान्य स्ट्रक्चर है वो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना। जेडी वॉटसन एंड FSC क्रिक 1953 propounded double helical structure of DNA. They also prepared a model of DNA for this discovery. They were awarded Nobel Prize of 1962. जेडी वॉटसन और FSC क्रिक के द्वारा 1953 के अंदर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया गया, प्रतिरूप प्रतिपादित किया गया। उनको डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रतिपादित करने के लिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की जानकारी देने के लिए
1962 में नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया। अकॉर्डिंग टू इट, इनके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया है कि डीएनए किस प्रकार का होता है, हम देखेंगे यहाँ पर। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो डीएनए होता है, ये डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो ये 3 डैश लिखा हुआ है, 3 डैश, ये है, देखिए आप, ये जो है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसे बनी, वापस सुनिए ध्यानपूर्वक। एस और टी क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेस। एस क्या है यहाँ पर, पेंटोस शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिलकर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको कि जो यहाँ पर टी है ये एस से जुड़कर, अर्थात नाइट्रोजनस बेस टी पेंटोस शुगर से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बना रहा है और न्यूक्लियोसाइड पी से जुड़कर, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़कर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। और अब आप देखिए बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कर रही है। तो जो ये एक चेन है, इस चेन के अंदर हम कह सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट में, बोथ द चेन ट्विस्ड स्पाइरली एंड फॉर्म ए डबल हेलिक्स। जो दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में गुथी रहती है, श्रृंखलाओं के रूप में गुथी रहती है और डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का निर्माण करती है। बोथ द चेन आर एंटी पैरेलल, दे शो पोलरिटी, द 5' to 3' direction of one strand runs opposite to the 3' to 5' direction of to her strand। यहाँ पर यह बताया गया है कि वैसे तो ये जो चेन होती है ये क्या होती है, एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। ये चेनें एक दूसरे के क्या होती है, प्रति समांतर होती है। ये चेनें जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कुंडलित हो रही होती है तो जो वो अवस्था होती है वो प्रति समांतर कुंडलन होता है। इनकी दोनों यहाँ पर अगर 1 नंबर का हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर किस प्रकार का कुंडलन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर कुंडलन का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर एंटी पैरेलल कुंडलन का निर्माण हो रहा है। दोनों जो श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, प्रतिकुंडलित होती है। इनमें ध्रुवता पाई जाती है। ध्रुवता मतलब कि एक चेन अगर 5' सिरे से, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अगर 5' सिरे से स्टार्ट हो रही है तो उसके जो दूसरी जो उसकी श्रृंखला है जो उसके साथ में कुंडली बना रही है वो दूसरी श्रृंखला 3' सिरे से स्टार्ट होगी। द लेंथ ऑफ वन कॉइल इज 34 एंगस्ट्रॉम विच इंक्लूड्स 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर एक कुंडली की लंबाई, यहाँ पर आप देखिए एक कुंडली मतलब एक गोला, एक घेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और इधर आप देखिए ये नीचे जाते जाते यहाँ हो रहा है। अगर हम इसको काटें और आपस में जोड़ें तो आप देखिए आप यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए ध्यानपूर्वक कि ये आधा गोला है, ये क्या है यहाँ पर, ये आधी कोइल है, हम बोल सकते हैं हाफ कोइल है, ठीक है। बाकी की हाफ कोइल ये रही। अगर दोनों हाफ कोइल को हम जोड़ेंगे तो 1 कोइल का निर्माण हो जाएगा, 1 कोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो ये एक कोइल है, द लेंथ ऑफ 1 कोइल
इस 34 एंगस्ट्रॉम। इसकी एक कोयल की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। विच इंक्लूड्स 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कुंडली के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड के युग्म पाए जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड के इसमें जोड़े पाए जाते हैं। हैंस ईच न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैज ए डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम। हैंस ईच न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैज ए डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड के जो नाइट्रोजनस बेस है, जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के जो जोड़े हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड के जो जोड़े हैं, इनके मध्य की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। In DNA molecules, phosphates remain outside and the nitrogenous base remain center। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस श्रृंखलाओं के बाहर की तरफ पाए जाते हैं, डीएनए के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। आप देखिए फॉस्फेट बाहर की तरफ बने हुए हैं, पी फॉस्फेट। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर एडेनिन थाइमिन से जुड़ रहा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, थाइमिन एडेनिन से जुड़ रहा है, वापस साइटोसिन ग्वानिन से यहाँ पर जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, लेकिन ये सेंटर में है। तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पाए जाते हैं? फॉस्फेट ग्रुप हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो आउटसाइड में होते हैं, जबकि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। बोथ द चेन्स रिमेन हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच रहते हैं, जिसके कारण दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी आपस में अटैच रहती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच हैं, अर्थात दोनों की दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही अटैच रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे अगला पॉइंट इसका, स्पेसिफिक पेयरिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के अंदर विशिष्ट प्रकार का युग्मन पाया जाता है। मतलब ये नहीं कि एडेनिन ग्वानिन से जुड़ जाएगा, ग्वानिन थाइमिन से, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हमेशा साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ पर एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है, जबकि जो साइटोसिन है वो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन के साथ में अटैच रहता है। इसे बी डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि बी डीएनए किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाले डीएनए को ही क्या बोलते हैं? बी डीएनए कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चारगाफ द बेस रेशियो इज, यहाँ पर चारगाफ ने जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन और पिरिमिडिन नाम के जो नाइट्रोजनस बेस है, इसके अनुपात के विषय में एक नियम दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 नंबर का छोटा प्रश्न आ जाता है इस पर, या चारगाफ का नियम आ जाता है आपके। तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ द बेस रेशियो इज A बराबर T बराबर C बराबर G। यहाँ पर एडेनिन हमेशा बराबर होगा थाइमिन के, थाइमिन हमेशा बराबर होगा ग्वानिन के, और एडेनिन हमेशा बराबर होगा थाइमिन के, थाइमिन हमेशा बराबर होगा साइटोसिन के, और साइटोसिन हमेशा बराबर होगा ग्वानिन के। अर्थात प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होगा हमेशा। प्यूरिन में किस किस को रखा गया है? एडेनिन और ग्वानिन।
थाइमिन और ये प्यूरिन में किसको रखा गया है? एडेनिन और ग्वानिन को। और पिरिमिडीन में किसको रखा गया है? साइटोसिन और थाइमिन को। तो हमेशा डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होगी, इक्वल होगी, अर्थात प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन होगा। यही चारगाफ का रूल है, चारगाफ का नियम है। एक बार हम इसे वापस ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाती है। डीएनए के अंदर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजिनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। डीएनए के अंदर 1 कॉइल की लेंथ 10 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 कॉइल के अंदर 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की जो लेंथ होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 न्यूक्लियोटाइडों के जो नाइट्रोजिनस बेस के जो जोड़े हैं, जो युग्म हैं, उनके मध्य की जो लेंथ है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए। थैंक यू।